जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम भाषा साहित्य संबंधी क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस के वीडियोज क्रमशः भाषा साहित्य संबंधी देखे होंगे। यहाँ देखिए, हमें क्वेश्चन शुरू करना है 151 नंबर से। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? शुक्ल जी के द्वारा, कामता प्रसाद गुरु के द्वारा, जॉन गिल क्राइस्ट के द्वारा या ग्रियर्सन जी के द्वारा? यहाँ पे देखिए, कामता प्रसाद गुरु जो है इनके द्वारा कहा गया है कि भाषा जो है वो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन कामता प्रसाद गुरु का है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय अपने भाषाओं और विचारों की परस्पर अभिव्यक्ति अथवा संप्रेषण करता है। देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? काका कालेलकर। देवनागरी में अ की 12 घड़ी का सुझाव सावरकर बंधुओं द्वारा दिया गया था। तो ये जो देवनागरी लिपि, इसमें आ की 12 घड़ी का सुझाव सावरकर बंधुओं द्वारा दिया गया था, किंतु विकल्प ना होने के कारण काका कालेलकर सही उत्तर होगा, क्योंकि सुझाव समिति की अध्यक्षता कालेलकर जी ने की थी। तो ये जो आ की 12 घड़ी का सुझाव वैसे तो सावरकर बंधुओं द्वारा दिया गया था, लेकिन उस समिति में जो है काका कालेलकर थे, तो यहाँ विकल्प में और नाम तो दिया नहीं, तो काका कालेलकर ही सही होंगे। देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग किसके शिलालेख में देखने को मिलता है? अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या जयभट्ट? तो हमने देखा था कि ये जो देवनागरी है सबसे पहले हमें गुजरात में देखने को मिलता है। तो देवनागरी का सबसे पहला प्रयोगकर्ता भी जयभट्ट के शिलालेख, क्योंकि देवनागरी लिपि के जड़े जो प्राचीन ब्राह्मी परिवार से जुड़े हैं। ये गुजरात के कुछ शिलालेखों की लिपि जो पहली शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी के बीच है, नागरी लिपि से बहुत मेल खाती है। 7वीं शताब्दी और उसके बाद नागरी का प्रयोग लगातार देखा जा सकता है। निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी में से हमें ये बताना है कि कौन से इनमें पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। क्या नहीं है? भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। या मागधी अपभ्रंश के तहत बिहारी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश के तहत आती है इसकी बोली बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी है। मैथिली का जो प्रयोग क्षेत्र नहीं है इनमें से कौन सा? दरभंगा, मेरठ, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। इनमें से मैथिली का प्रयोग क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो मेरठ। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र मेरठ नहीं है, बल्कि यह खड़ी बोली का क्षेत्र है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर नगर, पूर्णिया मैथिली का क्षेत्र है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? असमिया, हिंदी, संस्कृत, नेपाली। तो इसमें देवनागरी लिपि में कौन सी नहीं लिखी जाती? असमिया। असमिया देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। असमिया की अपनी लिपि क्या है? बंगला है। इसकी मुख्य बोली क्या है? विष्णुपुरिया। संस्कृत, हिंदी, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो असमिया जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। असमिया की अपनी लिपि क्या है? बंगला है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। संस्कृत, हिंदी, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वो क्या कहलाती है? तो जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह क्या कहलाती है? संपर्क भाषा। जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का कार्य करती है वह संपर्क भाषा कहलाती है। एक भाषा भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरे भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। देवनागरी जो लिपि है उसके विकास में ज, ग, क आदि ध्वनियाँ कहाँ से आई हैं? तो ये संस्कृत से आई हैं। देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग, क ये ध्वनियाँ संस्कृत से आई ध्वनियाँ हैं। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली इनमें से कौन सी है? देखिए, वैसे तो 4 भागों में विभाजित है, लेकिन ये पूछ रहा है कि आपको दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि का बताना है। तो इस तरीके से आप बांटेंगे तो यही राजस्थान, मान लीजिए यहाँ पे भी आपको दक्षिण में बताना है। तो दक्षिण में मालवी है। दक्षिण राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मालवी है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी की। तो इस तरीके से राजस्थान में देखें तो मारवाड़ी यहाँ की हो गई, मालवी जो है जो क्वेश्चन था वो दक्षिण की हो गई। मेवाती जो है ये उत्तर का मेवाती हो गया, और ढूंढाड़ी जो है ये पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है, और जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? कोटा है, धौलपुर है, बूंदी है, झलवाड़ा है। तो झालावाड़। तो झालावाड़, बूंदी, कोटा, धौलपुर, इनमें से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? ये है धौलपुर।
धौलपुर जो है ये हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह मेवाती बोली का क्षेत्र है। इसके तहत आने वाले क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, करौली भी है, और जो कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ हाड़ौती बोली के क्षेत्र है। ये सब आरपीएससी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श मानक क्षेत्र इनमें से कौन सा है? हरियाणा है, दिल्ली है, मेरठ है, हिमाचल है। तो इनमें से कौन सा मानक हिंदी का आदर्श मानक क्षेत्र है? यहाँ पे विकल्प दिया गया है, तो ये देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में जो मेरठ है, मेरठ मानक हिंदी का आदर्श मानक क्षेत्र है। शेष हिंदी भाषा क्षेत्र है, हरियाणा में हरियाणवी, दिल्ली में खड़ी बोली का प्रयोग। ये सभी क्षेत्र पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के तहत आते हैं। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो यहाँ पे जो सिंघल के क्षेत्र के लोग हैं वो किस भाषा को मागधी कहते हैं? इनमें से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। तो सिंघल के लोग पाली को जो है, सिंघल के लोग पाली भाषा को मागधी कहते हैं। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, संस्कृत। इनमें से कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो ये है संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है, संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा है। पाली का समय 500 से ईस्वी तक 1000, और प्राकृत का जो 500 तक 500 से 1000 अपभ्रंश का है। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो ये क्वेश्चन है कि बिहार की जो 3 बोलियां हैं, बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो ये ग्रियर्सन ने दिया है। बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम ग्रियर्सन ने दिया। ग्रियर्सन ने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं के सम्मिलित स्वरूप जो वहाँ की क्षेत्रीय हिंदी में परिलक्षित होते हैं उसे बिहारी नाम दिया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? तो 5। ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है, जिसमें पंजाबी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण राजस्थानी। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः इनको ग्रियर्सन जी ने जो बांटा है कि जैसे पश्चिमी राजस्थान में भी जो पश्चिमी छोर है उसमें जो है मारवाड़ी और उसकी उपबोलियाँ, और जो उत्तर पूर्वी है, पूरब में भी अगर देखें तो उत्तर पूर्वी, इसमें मेवाती तथा मेवाती के साथ अहिरवाटी, और मध्य पूर्वी, पूर्वी में भी मध्य पूर्वी में ढूंढाड़ी और उनकी उपबोलियाँ, दक्षिण पूर्वी में मालवी, रांगाड़ी, और निमाड़ी जो है दक्षिण में आता है, निमाड़ी और मेवाड़ी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है कौन सा? तो कौरवी, मघेली, कन्नौजी, बुंदेली। हरियाणा में आया हुआ है क्वेश्चन कि पश्चिमी जो हिंदी उपभाषा के तहत कौन सा नहीं आता है? तो कौरवी, बघेली, बुंदेली, कन्नौजी में बघेली नहीं होगा। बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत कहाँ आएगा, है ना? बघेली तो आएगा ही नहीं। पश्चिमी हिंदी में हमने 6 देखे थे। तो बघेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के तहत कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली ये सब आती हैं, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के तहत आने वाली बोलियों में से है। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? पश्चिमी सीमा की मगही इनमें से किससे प्रभावित है? तो भोजपुरी से। पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से प्रभावित है। भोजपुरी भाषा के तहत जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया ये सभी आते हैं। मगही की पश्चिमी सीमा के तहत बक्सर, सिवान, सारण ये सभी आता है। आर्य परिवार की जो भाषाएं हैं, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? तो अस्कूली ने। आर्य परिवार की भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले अस्कूली नामक विद्वान ने सुझाया था। अस्कूली महोदय ने 100 की संख्या के आधार पर सतम और केतुम नाम से भारोपीय परिवार को 2 भागों में बांटा था। भाट भाषा किसे कहते हैं? राजस्थानी, पहाड़ी, डिंगल, छत्तीसगढ़ी। तो ये डिंगल को कहते हैं भाट भाषा। भाट भाषा जो है ये डिंगल भाषा को कहते हैं। डिंगल भाषा जो है ये राजस्थानी प्लस अपभ्रंश से मिलकर बना है। तो भाट भाषा डिंगल को कहते हैं। डिंगल जो है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश से मिलकर बना है, जबकि पिंगल जो है ये ब्रज और अपभ्रंश है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा जो है प्रतीक व्यवस्था है, उसके अनुकरण से, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। भाषा में प्रयुक्त शब्द तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। भाषा व्यवहार सामाजिक है। तो इनमें देखिए कौन सा कथन गलत है इसके संदर्भ में? तो भाषा में प्रयुक्त जो शब्द तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक होता है,
देखिए भाषा के संबंध में अगर देखें तो भाषा में जो प्रयुक्त शब्द तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक ये सही नहीं है। भाषा प्रतीक की व्यवस्था है, प्रतीकों का व्यवस्था, वो अनुकरण से सीख सकते हैं और भाषा व्यवहार सामाजिक है। ये सभी कथन भाषा के संबंध में सही दिया गया है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अष्टम सूची के तहत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? जो भारतीय संविधान है उसके किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के तहत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? तो वो है आर्टिकल 351। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 351 में अष्टम सूची के तहत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 345 में किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उसे ठीक पहले होता था। आर्टिकल 349 में संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग किए जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, उसके बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकेगा। जनु लेनिहार न ले लियो हरही तरह से ताए, एतन बोले आओ मुख करे तराही ताए। ये पंक्तियों की भाषा कौन सी है? तो इसमें पहचानना है ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में इन पंक्तियों में कि ये अभ्रंश है, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है। तो जनु लेनिहार ना ले ही जियो हरसी तरह से ही ताए, ये जो है पंक्तियों की भाषा ये अवधी है। अवधी जो यहाँ पे दिया गया है, अवधी अर्ध मागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि ब्रज सौरसेनी उपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की ओकार बाहुला बोली है। भोजपुरी और मैथिली मागधी अपभ्रंश की बिहारी हिंदी उपभाषा के तहत है। अपभ्रंश के तहत सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, ब्राह्मण तथा महाराष्ट्रीय है। ईसुरी किस बोली के लोक कवि है? ईसुरी तो ईसुरी है बुंदेली के। ईसुरी बुंदेली बोली के प्रमुख लोक कवि हैं। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद जिलों तक फैला है। इस प्रकार दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का मध्य भाग इसी बोली के क्षेत्र में समाविष्ट है, किंतु बुंदेली में साहित्य रचना बहुत कम हुई है। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली में ही की है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो मेरठ है, सहारनपुर, बिजनौर ये किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। मेरठ है, रामपुर है, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली भाषा क्षेत्र में आते हैं। जबकि आगरा है, मथुरा है, ब्रज भाषा क्षेत्र में, इटावा, हरदोई, कानपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत कन्नौजी बोली के क्षेत्र में तथा इलाहाबाद, रायबरेली ये सभी जो हैं अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? कौरवी, हरियाणवी, अवधी, मालवी किसमें ने का प्रयोग नहीं होता है इनमें से? तो अवधी में। अवधी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता, जबकि कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी और मालवी में ने का प्रयोग होता है। तो अवधी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता, जबकि कौरवी यानी खड़ी बोली, हरियाणवी और मालवी में ने का प्रयोग किया जाता है। अवधी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी से हुआ है। इसके तहत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पावरी तो पावरी है बुंदेली से। पावरी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बुंदेली की बोली है। पावरी ग्वालियर एमपी के उत्तर पूर्व में स्थित दतिया तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती हैं। शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होगा? शासकीय प्रयोजन के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 इनमें से कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होगा? तो तमिलनाडु। शासकीय प्रयोजन के लिए राजभाषा अधिनियम 76 तमिलनाडु पर लागू नहीं होगा, मणिपुर, आंध्र, महाराष्ट्र पर लागू होगा। संविधान की 8वीं सूची में परिगणित 22 जो है भाषाओं में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? तो अंग्रेजी का। संविधान की जो 8वीं सूची उसमें परिगणित 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। कोंकणी, पंजाबी, संस्कृत का उल्लेख संविधान के 8वीं में है। संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच, 2 राज्यों के बीच पत्र आदि संघ की राजभाषा? ये 346। अनुच्छेद 346 कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा 2 राज्यों के बीच पत्र आदि संघ की राजभाषा में होगा।
आर्टिकल 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं का या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उसे ठीक पहले किया जाता था। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए? तो अपभ्रंश के 2 हैं। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के एक पूर्वी तथा दूसरी पश्चिमी। मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? ये हरियाणवी है। मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? तो हरियाणवी को मानते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कार्य कब हुआ था? तो ये था 1983 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण हुआ था उसका प्रकाशन हुआ था 1983 में। मानक देवनागरी वर्णमाला, परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण इन 3 पुस्तिकाओं के समन्वित रूप को संशोधित और परिवर्धित करने के साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा सन 1983 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को, तो भारतीय अंक जो संविधान है उसने अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया। अंकों में अगर देखें आर्टिकल जो 343 है इनमें उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का प्रयोग वही होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। शेष अन्य दिए गए विकल्प जो है उनमें त्रुटिपूर्ण है, वो सही नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है कि बी भाषा से मतलब क्या होता है? एक प्रांत की बोली, राजभाषा, मातृभाषा, एक देश की भाषा। तो ये एक प्रांत की बोली है। बोली से थोड़ा बड़ा दायरा ये कवर करता है। तो प्रश्नोक्त विकल्प के अनुसार एक प्रांत की बोली को विभाषा कह सकते हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। ये एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो सकता है। इनमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं। अवधी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली आदि हिंदी की प्रमुख विभाषाएं हैं। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा या राजकाज की उसको राजकाज की भाषा कहते हैं। घर परिवार में व्यवहार भाषा को मातृभाषा कहते हैं। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, देवनागरी, अंग्रेजी, गुरमुखी। तो देखिए इनमें से कौन सी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है, है ना। तो अरबी, देवनागरी, गुरमुखी, अंग्रेजी। तो इसमें जो अंग्रेजी है ना वो अंग्रेजी जो वो लिपि नहीं है। अंग्रेजी लिपि नहीं है, भाषा है। इसकी लिपि का नाम रोमन लिपि है। तो अंग्रेजी का जो है रोमन लिपि, और अरबी तो उर्दू की लिपि है, और गुरमुखी जो है पंजाबी की है, और देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी ये सभी लिखे जाते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो हमने देखा था कि बिहारी हिंदी में 3 आते हैं। उनमें दिया है कि दी गई बोलियों में से अवधी का संबंध जो है ये बिहारी हिंदी से नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे है? पूर्वी हिंदी से है। तो बोलियों में अवधी का संबंध है तो बिहार से, लेकिन बिहारी में अगर देखें तो ये कौन से वाले से? तो इसका संबंध पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी की 2 अनन्य बोलियां हैं, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मगही, भोजपुरी और मैथिली तीनों ही बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ये बिहार की है। मगही मूलतः बिहार राज्य की बोली है और ये मागधी अपभ्रंश की बिहारी उपभाषा की प्रमुख बोली है। बिहार राज्य में भोजपुरी और मैथिली बोली भी बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी एवं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, मध्य प्रदेश में बघेली, मालवी ये सभी है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो सिंधी का ब्राचड़ से माना गया है ना। तो ब्राचड़, सिंधी, पैसाची, पंजाबी, मागधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अर्धमागधी का अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है जो झारखंड राज्य में है। मुंडा भाषा परिवार की भाषाएं भारत और बांग्लादेश को मिलाकर लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की एक शाखा है। आयोग ने इसको इसे जो है गलत माना था, ये क्वेश्चन ही। आगरा जो है वो कौन सी बोली के क्षेत्र में आता है? आगरा जो है ये ब्रजभाषा बोली का क्षेत्र है। और ब्रजभाषा में देखिए मथुरा भी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, भरतपुर। तो ये जो क्षेत्र वाइज बोलियों को क्वेश्चन होता है, एरिया पूछ लेता है, जो क्षेत्र है। जैसे ब्रजभाषा
जैसे ब्रज भाषा मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ में, बरेली में, बदायूं में, एटा में, मैनपुरी में बोला जाता है, भरतपुर में। और यहाँ पे जैसे अवधी है तो अवधी बोला जाता है अयोध्या में, लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, गोंडा में, बाराबंकी में, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़। और खड़ी बोली बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद में। पूर्वी हिंदी के तहत अवधी के अलावा इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? कन्नौजी, बघेली, मारवाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से बघेली बोली समाहित की जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत पूर्वी हिंदी उपभाषा के तहत आती है। इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत सौचनी अपभ्रंश से विकसित हुई। सौचनी अपभ्रंश के तहत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी खड़ी बोली आती है। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा की बोली है। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में शामिल नहीं है, तो इसमें अर्थ परिवर्तन की दिशा में कौन सा शामिल नहीं है? अर्थाभाव। अर्थ परिवर्तन की दिशा में अर्थाभाव शामिल नहीं है, जबकि अर्थ संकोच, अर्थोपकर्ष, अर्थोत्कर्ष, अर्थ विस्तार आदि परिवर्तन की दिशाएं हैं। देखा जाता है कि कोई शब्द पहले व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन बाद में उसका अर्थ संकोच से सीमित अर्थ हो गया। संज्ञान का अर्थ इनमें से क्या है? यहाँ पे देखिए तो कर्म, कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। कर्म के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। तो यही है, भाषा और संप्रेषण के माध्यम से दुनिया को समझना, ये संज्ञान का अर्थ है। कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो संयोगात्मक और वियोगात्मक जो भाषा होते हैं उनमें जो है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है ये वियोगात्मक भाषा है। आकृति और रूप की दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट है, जबकि संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा की पंक्ति है? तो ये है ब्रज भाषा की। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, ये ब्रज भाषा की पंक्ति है। ब्रज भाषा का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी के तहत 5 बोलियां आती हैं: कौरवी, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? प्रताप नारायण, बालकृष्ण भट्ट, महर्षि दयानंद, गिरधर दास। तो इनमें से कौन थे? हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती थे। स्वामी जी आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कृतियाँ: सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची आदि है। देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण यानी ध्वनि के लिए एक निश्चित लिपि या चिन्ह होता है। ये दोनों ही कथन सही है कि देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो इनमें से किससे हुआ है? कुटिल से। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ। खरोष्ठी तो विदेशी लिपि थी जिसका प्रचार पश्चिमोत्तर प्रदेश में था और जो उर्दू लिपि की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसका विकास सामी आरमाइक लिपि से हुआ था। रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? तो कौन सी भाषा अंतर्वेदी है? ब्रज भाषा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है। ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते हुए भाषाई आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा है। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा क्या कहलाती है? वो है हिंदुस्तानी। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। ये भाषा हिंदी और उर्दू दोनों के बोलचाल की भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द और अरबी फारसी को उधार लिए गए शब्द दोनों ही कम होते हैं। ये हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार के हिंद आर्य शाखा में आती है। ये देवनागरी या फारसी, अरबी किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। भाषा संबंधी करीबन 200 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।